आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परलकोट विद्रोह के विषय में, जो सन 1825 में हुआ था। शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों को एकजुट किया था और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। तो जानेंगे इस वीडियो में हम लोग परलकोट विद्रोह आखिर क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, क्या प्रमुख घटनाएं थी, क्या परिणाम निकला, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। परलकोट विद्रोह, परलकोट जो है एक जमींदारी हुआ करती थी बस्तर रियासत के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखना। तो परलकोट विद्रोह कब हुआ था भाई? तो 1825। वैसे ये 1824-25 में हुआ था। 1824 के आखिरी समय में शुरू होता है और 1825 के शुरुआती समय में खत्म हो जाता है। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद ये विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो परलकोट है ये कहाँ स्थित है। परलकोट अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में ये हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग मान के चलते हैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ ही आप समझ लीजिए इस तरह से। ये छत्तीसगढ़, ये नीचे वाला भाग, इधर सुकमा, इधर आपका बस्तर और यहां पर कांकेर, कुछ ऐसा। इधर धमतरी, इधर कोंडागांव, इधर नारायणपुर, इधर राजनांदगांव, इधर बालोद। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना कांकेर का, जो अंतागढ़, भानुप्रतापपुर जो विकासखंड है, ब्लॉक है, इस तरफ वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर परलकोट जमींदारी हुआ करती थी। और ये जो क्षेत्र है ये नारायणपुर के माड़ क्षेत्र से लगा हुआ था। नारायणपुर का माड़ क्षेत्र, ये उस क्षेत्र को कहा जाता है जो अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण है जहां पर। तो ये नारायणपुर जिला है, इस तरफ नारायणपुर जिला है और नारायणपुर जिला में जो अबुझमाड़ की पहाड़ियां हैं वहां पर अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण है। तो जो अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण वो कांकेर के इस हिस्से में भी देखने को मिलता है। जो गोंड जनजाति है और उसकी दूसरी उपजातियां हैं वो सब इस तरफ जो है निवास करती हैं आज भी। तो परलकोट इसी तरफ है। तो परलकोट एक जमींदारी हुआ करती थी और यहां से एक नदी बहती है। माफी चाहूंगा, मैं नदी बोल गया। एक नदी बहती है जो कि यहां राजनांदगांव जिले से निकलती है और कुछ इस तरह से बहते हुए वो जो है आगे जाकर के इंद्रावती नदी से जाकर के मिलती है। इस नदी का नाम है कोटरी नदी, जो कि इसी परलकोट क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। और इसी कारण, क्योंकि ये जो कोटरी नदी परलकोट क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसी कारण कोटरी नदी को परलकोट नदी भी कहा जाता है। तो परलकोट वर्तमान समय में कहां पर है? कांकेर जिले में। ध्यान रखेंगे कहां पर? कांकेर जिले में। कांकेर जिला जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। अब हम लोग बात करते हैं परलकोट जमींदारी के विषय में। मैंने बोला कि परलकोट जो है बस्तर रियासत के अंतर्गत एक जमींदारी हुआ करती थी। तो देखिएगा जो परलकोट जमींदारी है ये बस्तर में काकतीय वंश के शासकों के आगमन के पहले से थी। जो परलकोट के जो जमींदार थे, मतलब जो गेंद सिंह हैं जिन्होंने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनके जो पूर्वज थे वो बस्तर में काकतीय शासकों के आने से पहले से वहां पर शासन कर रहे थे। तो काफी पुरानी जमींदारी थी। जिस समय काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे भाई? काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव का जब बस्तर क्षेत्र में प्रवेश होता है लगभग 14वीं शताब्दी में, तो बस्तर क्षेत्र में उनका जो सामना होता है वो नागवंशीय शासकों से उनका सामना होता है। और नागवंश के शासक उस समय कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र पराजित हो जाते हैं और पूरे बस्तर क्षेत्र में अन्नम देव अपना अधिकार कर लेते हैं। और जब अन्नम देव बस्तर में आगे बढ़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं और जब वो इस कांकेर के पश्चिमी क्षेत्र में जब पहुंचते हैं, मतलब कि अबुझमाड़ क्षेत्र के पार, तो वहां उनको पता चलता है कि कोई एक राजा है जिसकी उपाधि भूमिया राजा की है। परलकोट के जमींदारों की उपाधि जो है, पदवी भूमिया राजा की हुआ करती थी। तो अन्नमदेव को पता चलता है कि कोई क्षेत्र है परलकोट क्षेत्र, वहां के जमींदार हैं, राजा हैं, स्थानीय राजा। तो वो जो है परलकोट के जो स्थानीय राजा थे, मतलब गेंद सिंह के
पूर्वज वो जो है राजा अन्नम देव की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं कि हम जो है आपकी सर्वोच्चता को, आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आपके छत्र छाया में हमको शासन करने दीजिए। कुछ इस तरह से कहा होगा गेंद सिंह के पूर्वजों ने। तो शुरुआत से ही, मतलब कि बस्तर में जब काकतीय वंश की स्थापना हुई तभी से परलकोट जो है बस्तर के अंतर्गत आता था। ध्यान रखना, ये कांकेर रियासत के अंतर्गत नहीं आता था, ये बस्तर रियासत के अंतर्गत आता था परलकोट। अब यहां पर मैंने एक चीज बोला कि जो परलकोट के जो जमींदार थे उनकी उपाधि या पदवी भूमिया राजा की हुआ करती थी। भूमिया राजा। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि गेंद सिंह की उपाधि क्या थी, तो भूमिया राजा की। ध्यान रखेंगे, भूमिया राजा ये उपाधि या फिर पदवी, उपाधि या पदवी, शहीद गेंद सिंह की उपाधि अथवा पदवी क्या थी, या उनके पूर्वजों की पदवी या उपाधि क्या थी, तो भूमिया राजा की। इसके अलावा जो गेंद सिंह और उनके जो पूर्वज थे उनको एक और उपाधि दी गई थी बस्तर रियासत की तरफ से। वो क्या था, बस्तर रियासत के जमींदार की पदवी एक तरह से। तो बस्तर रियासत के जमींदार भी कहलाते थे परलकोट के जो शासक थे, स्थानीय शासक या वहां के जमींदार। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि ये जो गेंद सिंह थे और इनके जो पूर्वज थे उनके विषय में स्थानीय लोगों का, जो उनकी जो प्रजा थी, वहां के जो आदिवासी थे, अबुझमाड़िया, गोंड जो भी हैं, वो सब ऐसा मानते थे कि ये जो परलकोट के शासक हैं, जो भूमिया राजा हैं, वो जो अबुझमाड़ क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं वहां से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उनका मानना था। मतलब कि वो जो पहाड़ पत्थर जो भूमि से उत्पन्न हुए हैं, इसी कारण इनको जो है भूमिया राजा की पदवी दी गई थी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बस्तर रियासत के अंतर्गत आता था। और जिस समय यह विद्रोह हुआ 1825 में, उस समय बस्तर के राजा थे महिपाल देव। तो यह भी पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं गेंद सिंह पर। गेंद सिंह जिन्होंने विद्रोह किया था, गेंद सिंह। तो ये 1825 की स्थिति में परलकोट के जमींदार हुआ करते थे। और इस समय बस्तर के शासक कौन थे, महिपाल देव, काकतीय वंश के महिपाल देव। ध्यान रखना। अब देखिएगा, यह जो विद्रोह हुआ था, परलकोट विद्रोह जो हुआ था, यह किनके विरुद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध हुआ था। किनके विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध। अब इनके विरुद्ध क्यों हुआ था, तो कारण था ये बाहरी लोग थे। देखो, जो आदिवासी होते हैं, चाहे वो बस्तर के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो पूर्वी भारत के हों, मतलब कि कहीं के भी आदिवासी हों, उनमें एक सामान्य विशेषता ये होती है कि वो अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो आप उसको एंट्री दे दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आदिवासी होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, वो अपने पूरे जंगल को, अपने क्षेत्र को अपना घर मानते हैं, और वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो वो चीज उनको जो है पसंद नहीं आती है। कई सारे आदिवासी तो ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते हैं तो सीधा उसको मार देते हैं। जैसे कि हमारे भारत के पास जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहां पर एक द्वीप है जिसको सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां के जो आदिवासी हैं, आज तक उनका बाहरी लोगों के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। वो जो है बाहरी लोगों को देखते ही उन पर आक्रमण कर देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले कुछ इस तरह की घटना घटित हुई है। कोई एक जो बाहर का कोई लड़का था जो वहां चला गया था, जिसको उन्होंने मार दिया था। तो वो बाहरी लोगों के प्रवेश को या फिर बाहरी लोगों के अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते, कोई भी आदिवासी हो। ये लगभग अधिकतर आदिवासियों में यह विशेषता देखने को मिलती है। तो अंग्रेज और मराठों की निरंतर बढ़ते हस्तक्षेप से इस क्षेत्र के आदिवासी परेशान थे। लगभग पूरे बस्तर के आदिवासी परेशान थे, लेकिन विशेष करके ये जो परलकोट हो गया, माड़ क्षेत्र हो गया, इस तरफ के जो आदिवासी थे, जो अबुझमाड़िया आदिवासी, हल्बा आदिवासी, ये लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, इनसे परेशान हो चुके थे अंग्रेजों और मराठों से। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर अंग्रेज और मराठे इस तरफ आ क्यों रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग जो है 1825 से पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो देखिएगा 1774 से लगभग 79,
1774 से 1779 के बीच बस्तर में एक विद्रोह हुआ जिसको हम जानते हैं हलबा विद्रोह के नाम से। इस विद्रोह में क्या हुआ था, देखिए थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। जो बस्तर राज्य के जो शासक थे इस समय 1874-79 से थोड़ा पहले, उनका नाम था दलपत देव। दलपत देव जिनकी मृत्यु हो जाती है 1774 में। उनके दो बेटे थे, एक थे दरियाए देव, दूसरे थे अजमेर सिंह। तो दलपत देव ने क्या किया, अपने बेटे अजमेर सिंह को डोंगर क्षेत्र का राजा बना दिया। डोंगर क्षेत्र ये जो है ना नारायणपुर में आता है डोंगर, मतलब कि जो दरियाए देव है उसको उत्तरी बस्तर का क्षेत्र दे दिया, जिसमें नारायणपुर, केसकाल, इधर परलकोट ये सब आता रहा होगा। तो अजमेर सिंह को डोंगर क्षेत्र का शासक बना दिया जाता है दलपत देव के द्वारा। वहीं दूसरे पुत्र दरियाए देव को, उसको जो है शेष बस्तर का शासक बना दिया जाता है, जिसमें पूरा बस्तर का एरिया, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये सब उसमें आता था। तो ये जो दरियाए देव था ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था। इसके मन में लालच आया कि क्यों ना मैं अजमेर सिंह को मिले हुए राज्य को भी अपने राज्य में मिला लूं। तो उसने जो है डोंगर क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, जहां पर अजमेर सिंह के साथ मिलकर के हलबा आदिवासियों ने दरियाए देव को बुरी तरह से पराजित कर दिया और हलबा आदिवासियों ने ये जो दरियाए देव है इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने राजा अजमेर सिंह के साथ मिलकर के जगदलपुर पर भी अधिकार कर लिया। जगदलपुर काकतीय शासकों की राजधानी थी ना, और जो दरियाए देव है उसको बस्तर से भागना पड़ा और वो जो है बस्तर से भाग करके एक स्थान पर पहुंचता है जो उड़ीसा में है, जयपुर। तो जयपुर के राजा के यहां आता है, उससे मदद मांगता है कि मेरी मदद करो। अब जयपुर का राजा पड़ोसी था तो मदद करने को तैयार हो जाता है। कुछ इसकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, वो जो है बस्तर के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहता था। यहीं पर जयपुर में बस्तर के काकतीय राजा दरियाए देव की मुलाकात होती है मराठों से और अंग्रेजों से। अब इस समय ये जो समय था ना 1774-1779 के बीच का जो समय था, ये जो समय था, इस समय मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, अंग्रेज भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और दोनों जो है एक दूसरे के शत्रु थे। तो यहां पर जो बस्तर का जो राजा था दरियाए देव, वो जो है मराठों से मदद मांगता है, अंग्रेजों से मदद मांगता है, जयपुर के शासक से मदद मांगता है और तीनों के साथ वो जो है संधि करता है जयपुर में ही, जयपुर के कोटपाड़ क्षेत्र में, जिसको कहा गया कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि ये हुआ था 1778 में। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ जो है उड़ीसा के जयपुर के आसपास पड़ता है। तो कोटपाड़ की संधि हुई किन के बीच हुआ, तो दरियाए देव, मैं शासक का नाम लिख देता हूं, दरियाए देव। तो दरियाए देव और जयपुर के शासक, दरियाए देव और अंग्रेजों के बीच, दरियाए देव और मराठों के बीच, ये जो है कोटपाड़ की संधि हुई। सबके साथ अलग अलग संधियां इसने की थी, ध्यान रखेंगे। अब तीनों ने, मतलब कि मराठों ने भी, अंग्रेजों ने भी और जयपुर के शासक ने भी इसको जो है मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी किसी का भी फोकट में हेल्प नहीं करता है, चाहे वो पहले हो चाहे आज हो। तो सब जो है अपना अपना मतलब ललचा रहे थे। तो यहां पर मराठों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। मराठे थे, अच्छा यहां पर मराठों से तात्पर्य, मतलब मराठा आप ध्यान रखेंगे, नागपुर के भोसला शासक, जो मराठे थे वो भी अलग अलग मतलब अलग अलग सरदार थे ना, जैसे पेशवा जो पुणे में थे वो सबसे सर्वशक्तिमान थे इस टाइम पे, लेकिन इस समय जो है नागपुर हो गया, उसके बाद जो सिंधिया हो गए, ग्वालियर के सिंधिया, उसके बाद इंदौर के होलकर, ये सब भी शक्तिशाली हो रहे थे। तो जो नागपुर के भोसला शासक थे उनका जो है पूर्व की ओर, भारत के पूर्व में काफी दखल था। तो अपना जो पूरा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, उस पर जो है नागपुर के भोसला शासकों ने ही विजय प्राप्त की थी। तो जो नागपुर का भोसला शासक था वो दरियाए देव को बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा। दरियाए देव बोलता है एक बार आप मेरे को फिर से मेरा राजपाट दिलवा दो, फिर जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। क्योंकि इसको जो है ना, इसके भाई अजमेर सिंह ने हलबा आदिवासियों के साथ मिलकर के बस्तर से खदेड़ दिया था। तो दरियाए देव किसी भी तरह से अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त करना चाहता था। तो भोसला शासक जो है सेना वगैरह देने को तैयार हो जाता है, जयपुर का शासक भी, अलग से अंग्रेज भी। तो मराठों ने काफी हेल्प की थी दरियाए देव को। तो दरियाए देव को बोला जाता है कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, बदले में आप हमको 59,000 टकोली
प्रति वर्ष कर के रूप में दीजिए। दरियाए देव मान गया, ठीक है मैं दे दूंगा हर साल 59,000 टकोली। तो यहां पर जो है दरियाए देव फिर सेना वगैरह लेकर के अटैक करता है अपने भाई अजमेर सिंह के ऊपर, और अजमेर सिंह जो है मारा जाता है और हलवा विद्रोह को बड़ी ही निर्दयता पूर्वक कुचल दिया जाता है और दरियाए देव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। इसको जगदलपुर का पूरा क्षेत्र तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जो डोंगर क्षेत्र था जो इसके पिता ने अजमेर सिंह को दे दिया था, तो वो भी जो है दरियाए देव को ही मिल जाता है। मतलब कि पूरे बस्तर क्षेत्र में दरियाए देव का अधिकार हो जाता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये हम लोग चूंकि परलकोट विद्रोह देख रहे हैं, तो अब जो है 1778 के कोटपाड़ की संधि के तहत बस्तर जो है कायदे से किसके अधीन हो गया? नागपुर के भोसला शासक अर्थात मराठों के अधीन हो गया। बस्तर किसके अधीन हो गया? मराठों के अधीन हो गया। इसके साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी दरियाए देव के साथ संधि किया था। तो आगे चल करके फिर क्या होता है, जो मराठे और अंग्रेज ये दोनों भी आपस में लड़ रहे होते हैं, आगे चल करके अंग्रेज वो जीत जाते हैं और मराठों को अपने अधीन कर लेते हैं। तो यहां आप लोग ध्यान रखेंगे कोटपाड़ की संधि 1778 को, कि यहां से जो है बस्तर में यहां से जो है बस्तर जो राज्य है वो मराठों के अधीन चला गया, और साथ ही साथ कोटपाड़ की संधि से बस्तर पर अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि बस्तर किस शासक के समय मराठों के अधीन हुआ? तो दरियाए देव के समय। और किस शासक के शासनकाल में बस्तर में अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो दरियाए देव के समय। टाइम याद रखेंगे 1778, संधि याद रखना है कोटपाड़ की संधि। और ये जो 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने का दरियाए देव ने स्वीकार कर लिया था, ये पैसा कभी भी बस्तर की तरफ से भोसला शासक को नहीं दिया गया। यहां तक कि दरियाए देव के बाद जब इसका उत्तराधिकारी महिपाल देव हुआ, उसने भी कभी भी इस टैक्स को नहीं दिया। ध्यान रखेंगे ये टैक्स तय हुआ था टकोली 59,000 टकोली, लेकिन कभी भी इसकी अदायगी नहीं हुई थी। अब देखिएगा ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 1818। 1818 में होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें मराठे बुरी तरह से हार जाते हैं और अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया प्रभु अब से हम जो है आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। मतलब कि जो पेशवा जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, वो भी जो है अंग्रेजों के सामने झुक जाता है, घुटने टेक देता है। उसके बाद ये जो नागपुर के भोसला शासक है ना, ये भी अंग्रेजों के सामने झुक जाता है, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मतलब कि 1818 के बाद अंग्रेज जो है सर्वशक्तिमान हो जाते हैं और संपूर्ण नागपुर का क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में आ जाता है। अब यहां से जो है परिस्थितियां बदल जाती है। 1818 के बाद क्या होता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है जो पहले से ही मराठों के अधीन था, 1741 1745 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, 1741 में रतनपुर, 1745 में रायपुर पर अधिकार कर लिया, बाद में 1757 से बस्तर को छोड़ करके शेष छत्तीसगढ़ पर सीधा शासन करने लगे मराठा। बिंबाजी भोसला प्रथम मराठा शासक हुए ना। उसके बाद फिर 1778 में मराठों ने बस्तर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहां पर समझिएगा कि 1778 से जो बस्तर है वो मराठों के अधीन था। अब 1818 में मराठे जो हैं अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए, तो सीधा सीधा बस्तर जो है वो किसके नियंत्रण में चला गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अब यहां पर एक और चीज होता है, 1818 में ना जो नागपुर का भोसला शासक होता है जिसका नाम था रघुजीत तृतीय, वो अल्पवयस्क होता है, छोटा होता है, बच्चा होता है। अंग्रेज बोलते हैं कि भैया तुम शासन नहीं कर सकते, हम जो हैं तुम्हारे संरक्षक बन जाएंगे और हमारे साथ मिल करके तुम शासन करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको हम सत्ता सौंप देंगे। तो 1818 से लेकर के यहां लिखूंगा 1818 से लेकर के 1830 तक छत्तीसगढ़ पूरा बस्तर समेत, ध्यान रखेंगे संपूर्ण बस्तर समेत छत्तीसगढ़ पर 1818 से 1830 तक अंग्रेजों ने संरक्षक के रूप में सीधे शासन
किया, ध्यान रखेंगे। इस बीच जो है अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों को की नियुक्ति की। सबसे पहले एडमंड को भेजा जाता है, फिर एकेन्यू आता है। इस तरह से लगभग 6-7 अधीक्षक आते हैं इस 12 वर्ष में। तो यहां पर संरक्षक के रूप में अंग्रेजों ने सीधा शासन किया, मतलब कि भाई जितना लूट सको लूटो। और इसी लूट का विरोध किया परलकोट के आदिवासियों ने वहां के जमींदार के साथ मिलकर के। तो आपको ये थोड़ा सा जो प्लॉट है ये समझ में आया होगा कि यहां पर अंग्रेज और मराठे क्या कर रहे थे, मतलब कैसे वो घुसे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था क्योंकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेज और मराठा कब आए, ये इसलिए। तो देखो 1778 में बस्तर को मराठों ने अपने नियंत्रण में लिया। यहां के शासक को बने रहने दिया कि भैया तुम जो है हमको टैक्स देते रहो और शासन करते रहो, लेकिन कभी भी टैक्स नहीं दिया। उसके बाद 1818 में जो नागपुर के भोसला शासक है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया कि मैं तुम्हारा अधीनता स्वीकार करता हूं, तुमको मैं मतलब तुम्हारे नियंत्रण में मैं शासन करूंगा। तो नागपुर के भोसला शासक के अधीन हमारा बस्तर था, तो वो भी जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये जो समय था जब ये विद्रोह हुआ ना 1825 में परलकोट विद्रोह, तो ये यही समय था 1818 से 1830 का समय था जब हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर समेत अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो उनको भाई लूटने का मौका मिल चुका था, क्योंकि जब रघुजी तृतीय बड़ा हो जाएगा तो सत्ता सौंप दिया जाएगा, उनको मालूम था। हालांकि सत्ता सौंपने के बाद भी रघुजी तृतीय पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र होकर के शासन नहीं करता है, ये बात पहले से अंग्रेजों को पता थी। लेकिन जब तक अंग्रेज यहां सीधे शासन कर रहे हैं तो जितना लूटा जा सके उतना बढ़िया था अंग्रेजों के लिए। तो लूट का कार्यक्रम वो शुरू करते हैं, और बस्तर जो कि खनिज संसाधनों से भरा हुआ था, और उस समय बस्तर जो है अपने कीमती लकड़ियों के लिए जाना जाता था। यहां पर साल, सागौन जैसे कीमती लकड़ियां थी जिसको अंग्रेज काफी पसंद करते थे और उससे मोटा मुनाफा कमाते थे। तो बस्तर में जो है इनका प्रवेश शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो आदिवासी होते हैं वो बाह्य हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और आकर के इनके जो संसाधन है, देखो आदिवासियों का संसाधन क्या होता है, जंगल, नदी, पहाड़, यही तो उनके संसाधन हैं। और ये जो अंग्रेज हैं, मराठे तो फिर भी ठीक है, उनका कोई उतना ज्यादा दखल नहीं होता था, उनको टकोली से मतलब होता था। और उन्होंने कभी भी 59,000 टकोली के लिए कभी भी मतलब बस्तर के राजा को बोला नहीं कि भैया तुम टकोली नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया, ये ध्यान रखना। तो मराठों का बहुत कम दखल होता था, वो अधिकतर ना कुछ जरूरत के सामान वगैरह बेचने को आते थे बंजारों के रूप में मराठा लोग। बाकी जो अंग्रेज थे वो लकड़ियों के लिए आते थे। यहां दूसरे जो खनिज संसाधन उस समय जिनका उत्खनन होता रहा होगा, जो भी यूज करने लायक चीजें थी, उनके लिए अंग्रेज आने लगे, और वो जो है यहाँ के लोगों को भी परेशान करने लगे, जो कि यहाँ के आदिवासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इनके जो राजा थे, परलकोट क्षेत्र के जो राजा थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब जो गेंद सिंह थे ना, इनमें भाई नेतृत्व करने की बड़ी गजब की क्षमता थी, ऐसा कहा जाता है। और उस क्षेत्र में खुद पर्सनली ये घूम घूम करके हर गांव में ये गए, मीटिंग वगैरह की। एक घोटुल होता था उस जमाने में, अभी तो लगभग लुप्त हो चुका है। तो घोटुल वगैरह में जाकर के ये मीटिंग लेते थे जनजातियों से, जो भी बुजमाड़िया जाति के लोग हैं, दूसरे जाति के जो लोग हैं, सबके साथ, मतलब कोई एक विशेष जाति के लोग इसमें शामिल नहीं थे। उस क्षेत्र के तमाम जो आदिवासी थे सब इस विद्रोह में सक्रिय थे। तो गेंद सिंह, इनका इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण रोल था, मतलब यही इसके नेतृत्व करता थे। अब देखिएगा इस समय बस्तर के राजा कौन थे, महिपाल देव। ये काफी बार पूछा गया है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। महिपाल देव, आप लोग नोट करिएगा, महिपाल देव। अब जो है गेंद सिंह ने आदिवासियों की मीटिंग वगैरह बुलाना शुरू किया, और परलकोट में एक बड़ी मीटिंग, एक बड़े सभा का आयोजन किया जाता है। ये सभा का आयोजन हुआ था 24 दिसंबर 1824 को। 24 दिसंबर 1824, और परलकोट जमींदारी के तमाम लोग जो है यहां पर उपस्थित हुए। गांव के जो प्रमुख होते थे, मांझी, मुखिया, चालकी वगैरह बोला जाता था, तो वो सब जो है इसमें शामिल हुए थे। 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में एक सभा का आयोजन किया गया,
ध्यान रखना। और इसी सभा में जो है सारा कुछ तय हुआ, क्या करना है, कैसे करना है। गेंद सिंह ने अपने इरादे बताए, अपने उद्देश्य बताए कि हमको जो है इन बाहरी लोगों को खदेड़ना है, जहां भी ये लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं, अपनी चौकियां बना रहे हैं, उस पर अपने को आक्रमण करना है। उनका जो रसद सामग्री है, खाने पीने की जो सामान है, उसको लूटना है, इन तक खाने पीने की चीजों को पहुंचने नहीं देना है। तो देखिएगा, गेंद सिंह का प्लान ये था कि अगर इनके तक, मतलब मराठों अंग्रेजों तक अगर रसद नहीं पहुंच पाएगा, इनको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी, बाहरी मदद, तो ये लोग जो है कमजोर पड़ जाएंगे। तो इन्होंने ये सारा कुछ प्लान बनाया कि इनके रसद सामग्री को काट दो, पहुंचने न दिया जाए, रसद सामग्री को लूट लो, इनको कोई अगर हेल्प आ रही है, मदद आ रही है, तो उसको भी रोकने की कोशिश करो। ये इनका जो है पूरा प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी। धावड़ा वृक्ष ये एक प्रकार ये एक प्रकार का वृक्ष होता है, धावड़ा वृक्ष। तो इसकी टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी, ये जो है प्रतीक चिन्ह होता था। और इस धावड़ा वृक्ष को जो है ना, हर गांव हर कस्बे में घुमाया जाता था। और ये कहा जाता था कि धावड़ा वृक्ष की टहनी के पत्ते सूखने से पहले मतलब कि मान लो धावड़ा वृक्ष की टहनी को लेकर के किसी गांव में गया कोई व्यक्ति, मतलब प्रतीक को दिखाने गया, संदेश पहुंचाने गया कि राजा जी ने बुलाया है, तो धावड़ा वृक्ष की टहनी के पत्तों के सूखने के पहले सभी लोगों को जो है परलकोट में पहुंचना था, क्योंकि यही केंद्र था, यही सेंटर था, यहीं से सब कुछ होना था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि इनका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? तो गेंद सिंह और आदिवासियों का जो एकमात्र लक्ष्य था वो था गेंद सिंह को शक्तिशाली बनाना, और इनका जो राजा है वो महिपाल देव। देखो, ये लोग जो है ना महिपाल देव को अपना सर्वे सर्वा मानते थे। जो गेंद सिंह थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने अन्नम देव, उनको बोला कि भाई हम आपके छत्रछाया में शासन करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, आपके अधीनता को हम स्वीकार करते हैं, गेंद सिंह के पूर्वजों ने। तो उस चीज को ये लोग जो है निर्वाहन करते आ रहे थे। तो गेंद सिंह जो है महिपाल देव को अपना सर्वेसर्वा, अपना अधिपति मानता था, और जो आदिवासी थे वो भी महिपाल देव को अपना सबसे बड़ा राजा मानते थे। गेंद सिंह महिपाल देव के अधीनस्थ शासक थे, इस चीज को भी आदिवासी स्वीकार करते थे। ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा राजा है, हमारा सबसे ऊपर वाला जो राजा है वो है महिपाल देव। ये अंग्रेज, मराठे, फराठे किसी को हम नहीं मानते हैं। तो ये जो है आदिवासियों का कहना था। तो धावड़ा वृक्ष की टहनी ये प्रतीक चिन्ह था। अब कुछ दूसरे चीजों पर ध्यान देते हैं। तो इस समय छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक, देखो अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेजों ने संरक्षक के रूप में सीधे शासन किया, और नागपुर के भोसला शासक के अधीन जितना भी क्षेत्र था, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा रतनपुर का एरिया, रायपुर का एरिया, बस्तर का एरिया, सब कुछ जो है नागपुर के भोसला शासक के अंतर्गत आता था। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूं, 1741 में नागपुर के भोसले शासकों ने रतनपुर को जीता, 1745 में रायपुर को जीता, 1778 में बस्तर भी इनके नियंत्रण में आ गया। तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ किसके अधिकार में था? मराठों के अधिकार में था। और मराठे जो है 1818 में अंग्रेजों के अधिकार में चले जाते हैं। तो 1818 से 1830 के बीच छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती थी। तो इस समय छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था मेजर एगन्यू। मेजर एगन्यू ये 1818 से लेकर के 1825 तक छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था। वही बस्तर जो राज्य था, जहां के शासक महिपाल देव थे, यहां का प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किया गया था फ्रिट्जराय को। फ्रिट्जराय, ये भी ध्यान रखना, फ्रिट्जराय, इसको जो है बस्तर का सुप्रिंटेंडेंट, प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किया गया था, फ्रिट्जराय। तो जब यह विद्रोह शुरू होता है 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में मीटिंग ली जाती है, सभा बुलाई जाती है, धावड़ा वृक्ष की टहनी को पूरे परलकोट क्षेत्र में घुमाया जाता है। तो इसके बाद जो है अंग्रेजों और मराठों की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा गेंद सिंह ने बोला कि मराठों की चौकियों को, अंग्रेजों की चौकियों को लूटो, वहां पर आक्रमण करो, जो भी बाहरी व्यक्ति दिखे उसको मार डालो, इनके रसद सामग्री को लूट लो, ये सारी जो चीजें हैं ये
होने लगी, ये घटनाएं घटित होने लगी, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए। और जो एगन्यू है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक है, फ्रिट्जराय, जो कि बस्तर का प्रभारी सुपरिटेंडेंट है, इनका दिमाग खराब हो गया कि भैया ये क्या हो गया। तो अब यहां पर जो मेजर एगन्यू है वो एक्शन के मूड पर आ जाता है। और चांदा एक रियासत हुआ करती थी, महाराष्ट्र में होता था चांदा। तो चांदा का ब्रिटिश अधीक्षक था जिसका नाम था पेबे। ये चांदा का ब्रिटिश अधीक्षक था पेबे। और ये जो चांदा का एरिया है ये परलकोट से लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह था, परलकोट विद्रोह, इसकी लहर या फिर कहें इसका प्रभाव चांदा तक भी पड़ने लगा। तो एगन्यू ने जो है चांदा के ब्रिटिश अधीक्षक से सहायता मांगी। पेबे जो है वहां का ब्रिटिश अधीक्षक था, सैन्य अधिकारी था। तो ये जो है अपने सैनिकों को लेकर के आता है इस क्षेत्र में। और यहां पर जो है बस्तर का जो प्रभारी सुपरिटेंडेंट था ना, फ्रिट्जराय, तो इसको भी बोला जाता है कि तुम भी जो है अपने तरफ से सहायता भेजो। तो इधर बस्तर की जो पुलिस है, यहाँ पर जो भी अंग्रेजी सेना रही होगी, अंग्रेजों के नियंत्रण में जो भी भारतीय सैनिक रहे होंगे, बस्तर के सैनिक रहे होंगे, तो वो सब और चांदा के सैनिक, ये सब मिलकर के जो है परलकोट क्षेत्र में धावा बोलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो परलकोट के जो विद्रोही थे, गेंद सिंह और उनके साथी, ये किस चीज से लड़ रहे थे? तो तीर, धनुष, बाण, इन्हीं सब चीजों से लड़ रहे थे। और इनके पास क्या था? तो भैया आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, तोप वगैरह भी थी, जरूरत पड़ता तो और भी ये लोग बुला सकते थे। इनके पास आदमियों की भी कोई कमी नहीं थी। तो यहां पर जो तीर धनुष से भला ये कब तक लड़ते? हाँ, शुरू में इनको जो है काफी सफलता मिली थी, क्योंकि जो अंग्रेजों के, मराठों के जो छोटी छोटी चौकियां थी, छोटे छोटे उनके जो ट्रूप्स होते थे, उन पर ये अचानक हमला कर देते थे और उनको भारी नुकसान पहुंचाते थे। तो शुरू में अंग्रेजों को, मराठों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन जल्दी ही वो लोग संभल गए और सीधा जो है पुलिस, सेना वगैरह बुलाया और इन पर जो है काबू पा लिया गया। अच्छा, एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि परलकोट विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी बहुत अधिक थी। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और जब ये सेना आई, जब विद्रोहियों का दमन किया गया ना, तब इस क्षेत्र के लोगों पर काफी ज्यादतियां की गई, काफी अत्याचार किए गए, विशेष करके महिलाओं के साथ काफी ज्यादतियां हुई। मतलब उनके साथ एक तरह से बलात्कार, रेप टाइप की घटनाएं भी इस समय सुनने को मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चांदा के सैनिकों की सहायता से परलकोट के विद्रोह का दमन किया गया, ध्यान रखना। अब देखिएगा, जो गेंद सिंह थे ये कब गिरफ्तार हुए? तो 10 जनवरी 1825, 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। देखो, अंग्रेजों की एक चीज ठीक था, मतलब ठीक नहीं कहना चाहिए, वो दिखावा करते थे। किसी को भी वो गिरफ्तार करते थे, किसी भी विद्रोही को, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी नेता को, तो उसके मतलब कितने न्यायप्रिय हैं ये दिखाने के लिए वो मुकदमा चलाते थे। बोलते थे कि तुम बचाव का पूरा मौका देंगे, तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, इस टाइप से। तो गेंद सिंह के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को परलकोट में उनके ही निवास के सामने सभी आदिवासियों के समक्ष उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उनको फांसी हुई थी। उस जमाने में फांसी कैसे होती थी? तो देखिएगा, आप लोगों ने भगत सिंह वाली मूवी देखी होगी, जिसमें भगत सिंह को एक प्रॉपर फांसी घर बना हुआ होता है जिसमें फांसी दी जाती है। लेकिन पहले जो है उस टाइप से नहीं होता था। पहले क्या किया जाता था, कोई एक पेड़ देख लिया जाता था, उसमें जो है किसी ऊपर वाली डंगाल में ना रस्सी बांध दिया जाता था। जैसे एक हम बना लेते हैं, ये मान लो एक पेड़ है ऐसे, तो कोई एक शाखा है, तो यहां पर जो है ऐसे रस्सी बांध दिया जाएगा, ऐसे रस्सी बांध दिया जाएगा और इस तरफ जो है जिसको भी फांसी देना है उसको ऐसे लटका दिया जाएगा, ऐसे यहां से ऐसे रस्सी जो है फंसा दिए और दूसरे तरफ रस्सी होगा, तो इस रस्सी को जो है खींचा जाएगा। और कैसे खींचा जाता था? किसी जानवर, मान लो घोड़ा, कोई घोड़ा है उससे रस्सी को बांध दिया जाता था, या हाथी बांध दिया जाता था, कुछ से भी, और उसको जो है मारा जाता था जिससे कि वो दौड़े। अब वो दौड़ेगा तो रस्सी जो है खींचेगा और ये इधर जो बंदा जिसके गले में रस्सी बंधा हुआ है वो जो है ऊपर चला जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। पहले कुछ इस तरह से फांसी होती थी, पेड़ में जो है फांसी दी जाती थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इस तरह से 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह
अपने क्षेत्र मतलब गेंद सिंह शहीद हो जाते हैं और शहीद गेंद सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। तो यहां से जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो भी है आप नोट्स बना लीजिएगा। टॉपिक को मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया क्योंकि जो बीच वाला जो भाग था ना, जिसमें हम लोगों ने हलवा विद्रोह को भी देखा, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध को भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, तो वो चीजें भी जरूरी थी क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि मराठे कब बस्तर में आते हैं, अंग्रेज कब बस्तर में आते हैं। हालांकि सारा कुछ मैंने जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे शायद पिछले वीडियोस को नहीं देखते हैं और सीधा जो है विद्रोह वाला टॉपिक में आ गए होंगे, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। लेकिन जो शुरू से एक एक करके वीडियोस देखेगा ना, लेक्चर अटेंड करेगा, तो उसके लिए कोई भी चीज आसान मुश्किल नहीं होगी। तो ये था भाई परलकोट का विद्रोह, जो कि 1824-25 में हुआ था, जिसको नॉर्मली हम लोग 1825 कह देते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये 1824 में शुरू हुआ था, 24 दिसंबर 1824, और समाप्त कब हुआ? 10 जनवरी 1825, जिस दिन गेंद सिंह गिरफ्तार हुए। इसके बाद बहुत सारे आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया जो गेंद सिंह के साथी थे, जो अलग अलग घटनाओं में सम्मिलित थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से काफियों को मृत्युदंड दिया गया, जेल में डाला गया, अलग अलग तरीके से उन पर अत्याचार किए गए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई भी गलत जानकारी दी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।